नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। प्रदेश सरकार ने बहाल किए जिला विकास प्राधिकरण, सड़कों के किनारे निर्माण पर सख्ती। मंत्री लिख सकेंगे नौकरशाहों की एसीआर। अल्मोड़ा की युवती के साथ झील में कूदे अधेड़ की मौत। निलंबित आईएफएस किशन चंद को कोर्ट से सशर्त जमानत। टेट्रा पैक में शराब की बिक्री पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। उत्तराखंड में घूसखोरी रोकने के लिए विजिलेंस ने तैयार किया खाका, सरकार से करेगी सिफारिश। घूसखोर अफसर कर्मचारियों की पूरी टीम पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में 17,000 से ज्यादा पॉली हाउस बनाएगी सरकार। उपनल कर्मियों की मांगे पूरी, हर महीने मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। हर थरों के निर्माण के लिए पास कराना होगा अब नक्शा। सैन्य धाम में दिखाई दे उत्तराखंड की झलक धामी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए केंद्र देगा पूरा बजट, चंदन राम। हर बच्चे को स्कूल आने को 2,000 रुपये परिवहन भत्ता। अल्मोड़ा और बागेश्वर में 2 दिन में 14 जगहों पर धत के जंगल। आशा कार्यकर्ताओं को सरकार के खिलाफ हुक्कार। अल्मोड़ा में वायरल के साथ कोरोना का खतरा। पूर्णागिरी जा रही बस पलटी, 27 लोग घायल। खेल विश्वविद्यालय की भूमि का जायजा लिया। चारधाम यात्रा में उद्यान विभाग खोलेगा 12 आउटलेट। बद्रीनाथ धाम में क्यू मैनेजमेंट और पूछताछ केंद्र स्थापित। जिलाधिकारी रुद्रप्रिया का केदारनाथ धाम यात्रा और मार्ग में पूर्ण व्यवस्थाओं का दावा। 2,000 यात्रियों के लिए टेंट कॉलोनी तैयार। उत्तराखंड में जड़ी बूटी उत्पादन का दायरा बढ़ाया जाएगा। जिलों में ड्रग्स की सप्लाई पर कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। डिग्री कॉलेजों में 390 कर्मचारियों के पद तय। उत्तराखंड के बड़े भूभाग में एक बार फिर जिला विकास प्राधिकरण बहाल हो गए हैं। सरकार ने प्रमुख सड़कों के किनारे मैदान में 100 मीटर और पहाड़ में 50 मीटर तक किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता लागू कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि वर्ष 2016 में प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में विकास प्राधिकरण का गठन किया था, जिसे लोगों के विरोध के कारण 2021 में स्थगित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद प्राधिकरण से बाहर के क्षेत्र में अनियोजित विकास की बाढ़ आ गई है और जगह जगहों से अजाम की शिकायतें मिलने लगी थी। इससे पर्यटकों में अच्छा संदेश नहीं जा रहा था, इसलिए आवास विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने विकास प्राधिकरण बहाल करने की मंजूरी दी है। शुल्क में 50% तक। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा कि राष्ट्रीय व राज्य मार्गों के साथ ही पर्यटन के लिहाज से प्रमुख निकायों पर यह नियम लागू है, जिसके तहत पहाड़ में सड़क किनारे 50 मीटर और मैदान में 100 मीटर की हवाई दूरी तक किसी भी तरह के निर्माण के लिए तय बिल्डिंग बाइलॉज के तहत नक्शा पास कराना होगा। जबकि चिन्हित क्षेत्र से बाहर 2016 में से पूर्व के अनुसूचित क्षेत्र में 250 मीटर वर्ग तक आवासीय और 50 मीटर वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक निर्माण के नक्शे से सर्टिफिकेट प्रणाली के तहत मंजूर होंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नौकरशाहों को एसीआर लिखने का अधिकार देने का मुद्दा फिर उठाया। अन्य मंत्रियों के लिए भी खुलकर समर्थन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव एस संधू को यह प्रस्ताव अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान महाराज ने फिर एसीआर का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि कई प्रदेशों में कैबिनेट मंत्रियों को यह अधिकार है कि जो फिर उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता। महाराज के इस बात का सबसे पहले प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल ने समर्थन किया। उनके बाद अन्य मंत्रियों ने भी इसकी जोरदार पैरवी की। कैबिनेट मंत्रियों के एक सुर में यह मुद्दा उठने के बाद मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को अगली कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए। हालांकि बाद में मुख्य सचिव पूछे जाने पर कहा कि बैठक कैबिनेट के एजेंडे में शामिल नहीं था। भीमताल, एक अधेड़ व्यक्ति और युवती ने भीमताल झील के बीचों बीच जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद दोनों झील में कूद गए। नाव चालकों ने दोनों को झील से बाहर निकालकर स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें एसटीएच हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान अधेड़ व्यक्ति की मौत हुई, जबकि युवती का उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। हालांकि जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे दीपक कुमार गौतम 43 वर्षीय निवासी सरना पदमपुरी नैनीताल और मल्लिन मिराई अल्मोड़ा निवासी 22 वर्षीय युवती भीमताल बस बोट स्टैंड पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पैडल बोट किराए पर ली। दोनों पैडल बोट चलाकर भीमताल झील के लगभग बीच में पहुंच गए। इसी भी अचानक दोनों ने झील में छलांग लगा दी। बोट स्टैंड पर खड़े नाव चालक भूपेंद्र कनौजिया, प्रतीक बिष्ट, नितिन बिष्ट, मालम नितिन कनौजिया आदि ने तत्काल दोनों को झील से निकालकर भीमताल के अस्पताल पहुंचाए। थानाध्यक्ष भीमताल बिमल मिश्रा ने बताया कि अस्पताल में युवती ने खुद को दीपक गौतम की पत्नी बताया। हालांकि परिजनों से बातचीत में पता चला कि युवती अविवाहित है। वो घर से द्वाराहाट मेल में जाने की बात कहकर निकली थी। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने पहले बोट में जहर खाया, जिसके बाद झील में कूद गई। छोटे भाई सोनू गौतम के अनुसार दीपक के 3 बच्चे हैं। उनकी पत्नी कल्पना अपने मायके अल्मोड़ा में
सांजी में गई है। एसटीएस में उपचार के दौरान दीपक ने दम तोड़ दिया। हाईकोर्ट ने निलंबित आईएफएस किशन चंद की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति दीप आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि वो अपना पासपोर्ट जमा करेंगे, जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यदि वो ऐसा करते हैं तो राज्य सरकार उनकी जमानत निरस्त कर सकती है। मामले के अनुसार कालागढ़ वन प्रभाग में अवैध निर्माण पाखरों में टाइगर सफारी के लिए पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया। इस मामले में 2 आईएफएस अधिकारियों को नियमित किया गया। मामले की जांच में आईएफएस किशन चंद पर कई संगीन आरोप लगे हैं। आरोप सरकार की ओर से दावा किया गया। जांच में आरोप की पुष्टि हुई। किशन चंद में वित्तीय अनियमितताओं के साथ साथ अपने पद का दुरुपयोग के भी आरोप थे, जिसके बाद एसआईटी ने किशन चंद को बीते साल दिसंबर में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। विजिलेंस अब सिर्फ घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए अफसर और कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करती, लेकिन अब वह पकड़े गए आरोपी की पूरी टीम पर कार्रवाई करेगी। निदेशक विजिलेंस अमित सिन्हा ने बताया कि इसके लिए शासन से सिफारिश की जाएगी। सिन्हा ने कहा कि कई जगह ऐसा देखने में आया कि रिश्वत के आरोप में एक अधिकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन आरोपी के इस कृत्य के पीछे उसकी पूरी टीम या सहयोगियों का कुछ न कुछ भूमिका जरूर होती है। ऐसे में अगर पूरी टीम के खिलाफ कार्रवाई होगी तो इससे काफी हद तक भ्रष्टाचार बंद होगा। विजिलेंस निदेशक ने बताया कि रिश्वत के आरोप में पकड़े गए अफसर और कर्मचारियों का विजिलेंस उनके जमानत पर छूट जाने के बाद भी निगरानी रखेगी। कार्यालय में उनकी हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उनका कामकाज और अन्य गतिविधियों विजिलेंस के रडार पर होगी ताकि पता चल सके आरोपी की घुसखोरी की आदत छूट गई या जारी है। निदेशक विजिलेंस अमित सिन्हा ने बताया कि विजिलेंस का काम भ्रष्टाचार को खत्म करना। इसी मकसद से किसी घूसखोर अधिकारी या कर्मचारी को पकड़ा जाता है। उन्होंने पकड़ने के पीछे सजा देने या उनको समाज में नीचा दिखाना उचित नहीं है, बल्कि उनके भ्रष्टाचार की लत को खत्म करना है। लेकिन जेल जाने के बाद उनके भ्रष्टाचार की लत खत्म हुई या नहीं वो पता नहीं चलता। कई तो जेल से छूटते फिर रिश्वत लेने और अन्य तरह के भ्रष्टाचारों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को अब लगातार निगरानी की जाएगी ताकि ये तो पता चल सके जेल से छूटने या जमानत के बाद उनकी गतिविधियां क्या है, वह फिर से भ्रष्टाचार नहीं करे। इन सबका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। राज्य के किसानों के लिए बागवानी और संभावनाओं के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। मंगलवार को कैबिनेट में 17,000 से ज्यादा पॉली हाउस निर्माण के फैसले से फल, सब्जी और फूलों की खेती का दायरा बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। इस फैसले से सीधे 1 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं फल, सब्जी और फूलों का उत्पादन बढ़ने से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब आदि राज्यों की बड़ी संख्या में उत्तराखंड का प्रभाव भी पड़ेगा। पॉली हाउस योजना के लिए धामी सरकार के कैबिनेट में 304 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। योजना के तहत बेहद सरल और किसानों के हित में रखे गए हैं। किसानों को पॉली हाउस बनाने पर सरकार लागत पर 70% तक सब्सिडी देती है। किसान को केवल 30% पूंजी लगानी होगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने बताया कि पॉली हाउस तैयार करने के लिए जिला स्तर पर एजेंसी तय की जाएगी। किसानों को पॉली हाउस का बेहतर से बेहतर ढांचा मिले, इसके लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैबिनेट से मंगलवार को मंजूर पॉली हाउस योजना के तहत पूरा बैकलॉग भी पूरा हो जाएगा। मालूम हो कि कृषि और बागवानी को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता रखा हुआ है। इस वर्ष के बजट में सरकार ने कृषि और उद्यान के लिए पहले के मुकाबले काफी ज्यादा राशि का प्रावधान भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सन्निधान के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मंगलवार को सचिवालय में सन्निधान निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश के सभी सन्निधान सौर स्थलों के बेहतर प्रयोगों का समावेश उत्तराखंड के सन्निधान में किया जाए। इसका स्वरूप दिव्य और भव्य होना चाहिए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि सन्निधान में उत्तराखंड की झलक साफ तैयार तौर पर दिखाई दे। सन्निधान के आसपास के केदारखंड और मानसखंड की भावना को केंद्र में रखते हुए बाकी गतिविधियों पर भी विचार किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि सन्निधान के निर्माण का 45% काम पूरा हो चुका है। इसके तहत ऑडिटोरियम, ट्रैक, प्लेटफॉर्म, मुख्य द्वार, बाबा जसवंत सिंह, बाबा हरभजन सिंह मंदिर, सौरी स्तंभ, बुकिंग अकाउंट, 4 दीवारी और म्यूजियम का कार्य तेजी से चल रहा है। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू, जीओसी उत्तराखंड, सब एरिया मैनेजर जनरल संजीव खत्री, मेजर जनरल संभी सबरवाल, सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी, एसएन पांडे, देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका आदि मौजूद रही। राज्य को इलेक्ट्रिक बस के रूप में बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रिक बसें देने और उनका पूरा बजट खुद वहन करने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नीतीश गडकरी ने सभी राज्यों को जरूरत के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। रामदास ने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर कार्रवाई करेगी। दिल्ली में सोमवार को गडकरी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों, परिवहन सचिवों की बैठक में रामदास ने यह मामला उठाया था। उत्तराखंड सरकार ने 5 प्रमुख शहरों में 200 बसें चलाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया था, जिसके लिए 200 करोड़ की आर्थिक सहायता मांगी गई थी। बैठक में रामदास ने उत्तराखंड में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों के पीछे एक बड़ी वजह ओवर स्पीड है। प्रदेश में वाहनों की गति सीमा पर नियंत्रण को स्पीड गवर्नर जरूरी कर दिया गया। राज्य में अब तक 1.1 लाख वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए जा चुके हैं। वाहनों की निगरानी को 42
20,000 से ज़्यादा वाहन BLCD से जुड़े हैं। प्रदेश में सड़क वाहनों के लिहाज से संवेदनशील 10 जगह ANPCR कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने वाहनों की फिटनेस जांच के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ATS बनाने में रियायत की मांग करते हुए चारधाम यात्रा की तैयारियों की भी जानकारी दी है। शिक्षा के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होने वाले 679 उत्कृष्ट बेसिक और जूनियर स्कूलों में उनके आसपास के 933 स्कूल जुड़ेंगे। 1 किलोमीटर पैदल और 5 किलोमीटर मोटर मार्ग के दायरे में विकसित होने वाले इन स्कूलों में आने वाले छात्रों को सरकार परिवहन सुविधाएं मुहैया कराएगी। यदि स्कूल चाहेंगे तो स्कूल बस की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन भत्ता चाहेंगे तो हर महीने प्रति बच्चे के हिसाब से 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उत्कृष्ट स्कूल बनाने में ननिहालों को शिक्षा के बेहतर माहौल के साथ कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के संचालन पर जो होने वाला खर्च भी बचेगा। मुख्य सचिव डॉ. SS संधू ने कहा कि स्कूलों के विकसित होने से आसपास के बच्चे भी यहाँ आ सकेंगे। अल्मोड़ा गर्मी बढ़ते अल्मोड़ा जिले में वनाग्नि की घटनाओं पर पता पकड़ ली है। सोमवार मंगलवार यानी 2 दिन के भीतर अल्मोड़ा बागेश्वर में वनाग्नि की करीब 14 घटनाएं फायर कंट्रोल रूम में दर्ज हो गई। इन घटनाओं में कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। विभागीय टीम दिन भर आग बुझाने में जुटी थी। दरअसल अल्मोड़ा जिले में मार्च अंतिम पखवाड़े से लेकर अप्रैल पहले सप्ताह तक पर्याप्त बारिश हुई थी, जिसमें वनाग्नि की घटनाएं थम गई थी। उधर बीते 4-5 दिन से मौसम साफ होने से जिले में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही जिले में जंगल भी जलने लगे। फायर कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को चनौला, पालपुर, पत्थरखोला, मझौड़ा और फारखोली पश्चिम सहित जिले में वनाग्नि की 7 घटनाएं दर्ज हुई, जिसमें 10 हेक्टेयर जंगल जल गया। उधर मंगलवार को भी दोराहाट, बागेश्वर और मोहान रेंज में आग की घटनाएं सामने आई हैं। बागेश्वर में बुधवार को अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले श्रम नीति का विरोध में धरना प्रदर्शन करती आशा कार्यकर्ताएं। बागेश्वर अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ ने श्रम नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वह गांव-गांव में स्वास्थ्य को लेकर अलग जगाते हैं, जिसके बावजूद उन्हें आज तक मानक के अनुसार मानदेय नहीं दिया जाता, जिनका मनोबल टूट रहा है। जिसके विरोध में वो 26 अप्रैल को जिला मुख्यालय में रैली निकालेंगे। जिलाध्यक्ष बसंती देवी के नेतृत्व में आशाएं मंगलवार को नुमाई खेत में एकत्रित हुई। यहाँ नारेबाजी के समय प्रदर्शन किया। इस आशय का एक विज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपा। इस मौके पर गीता कांडपाल, आशा देवी, पुष्पा देवी, रंजनी देवी आदि मौजूद रही। वहीं लंबे समय से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने से आशा फैसिलिटेटर और आशा कार्यकर्ताएं अल्मोड़ा में भी आक्रोशित दिखी। आशाओं ने आगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर अब आंदोलन का ऐलान कर दिया। आशा फैसिलिटेटर 26 अप्रैल को भारतीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर धरना देंगे। मामले में मंगलवार को आशा फैसिलिटेटर ने ADM के माध्यम से DM और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से आशा फैसिलिटेटर लंबे समय से मांगों के निराकरण को लेकर विभिन्न माध्यमों से शासन प्रशासन में गुहार लगा चुके हैं। धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल के माध्यम से भी सरकार को चेताने का काम किया गया है। इसके बावजूद अब तक आशाओं की मांगों पर गौर नहीं किया गया और इससे आशाएं आक्रोशित है। कहा कि 26 अप्रैल को भारतीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान धरना प्रदर्शन करेंगे। यह मामला यहाँ ममता वर्मा, रेखा आर्या, श्यामा रावत आदि मौजूद रही। अल्मोड़ा में हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को जिला अस्पताल में उपचार को पहुंचे 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 मरीजों को रैपिड एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विभाग ने एहतियातन तीनों मरीजों को आइसोलेट कर दिया है। अखिल एक्टिव मरीजों की संख्या में अब 17 पहुंच गई। इन दिनों कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन कोरोना की चपेट में आ रहे हैं संदिग्ध और सर्दी जुकाम के मरीजों की जाँच की जा रही है। मंगलवार को जिले भर के विभिन्न अस्पतालों में 55 मरीजों की कोरोना जांच की, जिनमें जिला अस्पताल में उपचार को पहुंचे 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव, जबकि 52 मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। उधर हर 3 लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। विभागीय अधिकारी लोगों से सार्वजनिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब भी बिना मास्क के ही लोग बाजारों में घूम रहे हैं। अस्पतालों में आ रहे मरीज तक बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। प्रदेश के 20,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारियों की अच्छी खबर है। हर महीने तीसरे महीने पर मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता अब हर महीने के मानदेय पर जुड़ जाएगा। कैबिनेट ने 24 दिसंबर 2021 को लिया अपना फैसला लागू करने का निर्णय लिया है। प्रोत्साहन भत्ता हर महीने दिन से सरकार को ESI के रूप में प्रति वर्ष 3.85 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना होगा। उपनल कर्मियों के प्रोत्साहन भत्ते का मामला 1.5 साल से अधर में फंसा। दरअसल दिसंबर 2021 में कैबिनेट फैसले के बाद सैनिक कल्याण विभाग ने 6 जनवरी 2022 को मासिक प्रोत्साहन भत्ते का आदेश जारी किया था, लेकिन इसमें लंबे पैच अब ESI कटौती के लिए बढ़ गई। हर तीसरे महीने प्रोत्साहन राशि भत्ता देने पर ESI के दायरे में नहीं आता था, लेकिन मासिक स्तर पर धनराशि बढ़ने पर ESI अंशदान भी बढ़ जाता है। विवाद बढ़ने पर 25 मार्च से 2022 को पुरानी त्रैमासिक व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। मालूम को वर्तमान 10 साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों को हर महीने 17,400 रुपये और 10 साल से कम सेवा कार्मिकों के लिए भत्ते की राशि 14,400 रुपये तय है।
बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ पहुंचे जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने टोकन काउंटर, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, वेटिंग रूम, सूच स्टैंड तथा मंदिर परिसर तक जाने वाले आंतरिक मार्गों दुरुस्त करते हुए मार्ग के किनारे ट्रेलिंग और साइनेज लगाने के निर्देश अधिकारी को दिए। विद्युत आपूर्ति, पेयजल, शौचालय सहित अन्य सभी मूलभूत व्यवस्थाओं को सुचारू करें और मंदिर परिसर के आसपास निर्माण कार्यों के मलबे को तत्काल साफ करने का आदेश दिए ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने मास्टर प्लान में विस्थापित दुकानदारों के नवनिर्मित दुकानों का भी निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश और बाहर जाने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धाम में क्यू मैनेजमेंट, पूजा अर्चना के लिए टोकन सिस्टम के साथ पूछताछ केंद्र स्थापित किया गया है।